हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपके चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। इसकी झलक हम लोगों ने देखी थी अपने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर यानी चैप्टर 2 के अंदर, जहां पर हमने देखा था कि एक वैरायटी होती है इक्वेशन की, जिसमें कि आप उस कैटेगरी को पॉलिनोमियल इक्वेशंस कहते हो। अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, जो कि इससे पहले वाले चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने एक्सप्लोर किया। एंड देन अब हम लोग डिग्री 2 इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है, उसको एक्सप्लोर करेंगे। इसका एक जनरल फॉर्म होता है, हम उसको जानेंगे। और उस जनरल फॉर्म को जब हमें फिर कैसे उसमें एक्स की वैल्यूज को ढूंढना है जब वो इक्वेशन इक्वल टू जीरो, यानी कि बेसिकली आपको उसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। और यहां पर हम लोग रूट्स को फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड लास्ट में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हम लोग एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। इन चीजों को इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब देखो, वही बात है कि आपके 10th के सिलेबस से शायद कुछ पार्ट्स यहां पर कट चुके हैं, बट एज यूजुअल हम लोग यहां पर बोर्ड्स के लिए नहीं, नॉलेज के लिए स्टडी कर रहे हैं, जिसका हेल्प हमें बोर्ड्स में मिलेगा ही मिलेगा। प्लस सिर्फ बोर्ड ही नहीं, आगे चल के हमें ये चीज लाइफ में भी हेल्प करेगी। और इसीलिए इस चैप्टर को हेल्प लेते हुए मैं लास्ट में आप लोगों को एक लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन भी देने वाला हूं, जो कि आप समझोगे जब हम इस चैप्टर को समझेंगे और इस चैप्टर की नॉलेज का यूज करेंगे और प्रीवियस चैप्टर्स जो हमने पढ़ लिए हैं उनकी नॉलेज का यूज करके एक लाइफ के एक इंपॉर्टेंट लेसन को समझेंगे हम लोग, ताकि हम अपने आप को फ्यूचर के लिए सही डायरेक्शन में गाइड कर सकें। तो चलिए अब इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी सा चैप्टर है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि एक रॉकेट साइंस हो, बड़ा ही इजी सा चैप्टर है और आपको ये सही डायरेक्शन में गाइड भी करेगा। ठीक है, चलो तो अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में इस चीज को देख चुके हैं कि ऐसी इक्वेशन y इज इक्वल टू यानी कि डिग्री 2 की जो पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है वो कहलाती है आपकी, बेसिकली उनको नाम दिया गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देखें तो यहां पर क्लियरली ये है कि अगर मैं x को एज अ इनपुट दूंगा तो मुझे y एज अ आउटपुट मिलेगा। बट अगर मुझे एक पर्टिकुलर आउटपुट पता है, ठीक है, अगर मुझे एक पर्टिकुलर आउटपुट पता है और मैं उस आउटपुट के लिए इनपुट को ढूंढना चाहता हूं, तो बेसिकली वही कहलाएगा आपका रूट्स को फाइंड करना। अगर आपको मान लो यहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं y इज इक्वल टू 4x² प्लस 3x माइनस 7, एंड अब मैं कहूं कि इस इक्वेशन में y की वैल्यू मैं जीरो ले लेता हूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, कुछ बड़ा मुश्किल चीज नहीं है। -7 इक्वल टू जीरो। अगर मैं यहां पर y की वैल्यू जीरो ना लेकर मैं यहां पर लेट से वो 3 ले लेता हूं, तो ये बनेगा 4x² प्लस 3x माइनस 7 इक्वल टू 3 है। तो इसको मैं लिखूंगा 4x² प्लस 3x, इस 3 को यहां लेके जाता हूं, ये बन जाएगा -10। ठीक है, ये बन जाएगा आपका -10। अब कोई भी अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बुक्स में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना। और वो क्या है कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है डिग्री 2 का यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और मैंने यहां पर अगर जीरो डाला है, ठीक है, और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमने क्या एक्सप्लोर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि y की वैल्यू एक लिमिट से, एक मिनिमम वैल्यू से लेकर ऊपर तक जाएगी, या फिर अगर वो इस तरह का कर्व बनाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू से लेकर y की वैल्यू नीचे तक आएगी। सो अगर आपने y की वैल्यू उसी रेंज में लिखी है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने वो वैल्यू उस रेंज के बाहर लिखी है तो आपको उस इक्वेशन में x की वैल्यू आप ढूंढ नहीं पाओगे। इसी चीज से हमारे यहां पर आता है, ऑटोमेटिकली हमें समझ आता है कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जिनके हम रूट्स को फाइंड कर पाएंगे, यानी x की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होंगी जहां पर हम रूट्स को फाइंड नहीं कर पाएंगे। यानी कि क्वेश्चंस हमें इस तरीके से परिस्थितियों के फॉर्म में बनाकर दिए जाएंगे कि इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए हम लोगों ने डिस्क्रिमिनांट को डिस्कवर किया ऑब्जर्व करते टाइम। तो ये हमें अब पता चल रहा है धीरे धीरे कि यार चैप्टर 2 से अभी हम गाइडेंस ले रहे हैं कि इस चैप्टर में हम आगे क्या क्या देखने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि इस चीज को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए अब हम फाइंडिंग द रूट्स को समझने की कोशिश करते हैं। जब हम रूट्स को निकालना सीख जाएंगे तो फिर हम आगे जो अभी हमने सोचा है उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे एंड डिस्कवर करेंगे। ठीक है, यस। चलो तो अब देखो, अब यहां पर हम शुरू करेंगे कि यार हमें रूट्स कैसे फाइंड करने हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब अमूमन 10th ग्रेड के अंदर हमारी बुक्स में हमेशा क्या करते हैं, y को ही जीरो ले लेते हैं, y को ही जीरो ले लेते हैं और बस उसी पे हमें रूट्स को फाइंड करना होता है। बट ऐसा नहीं है, रियल सिचुएशन में आपको x एंड y कोऑर्डिनेट्स बताने होते हैं। तो उस केस में आप y की वैल्यू कुछ और भी ले सकते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, पहले हम एक इजी एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा जो कि क्या होगा, x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं y इज इक्वल टू दिस। अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाता हूं तो सिंपली -2 पर एंड x² इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -2 लूंगा
तो यहां पर 0 आएगा। -2 पर ही ये सिर्फ टच करेगा, ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा जहां पर y की वैल्यू आपकी 0 होगी, और किसी पॉइंट पे नहीं करेगा। तो यहां पर ये ग्राफ बनेगा -2 पर आएगा, इस तरीके से जाएगा। आई थिंक मैंने गलत बनाया है ग्राफ, ठीक है। सिंपली y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर y लेते हैं तो x की वैल्यू क्या लूंगा कि y की वैल्यू 0 आए, सिर्फ -2। यस, तो मैंने सही बनाया था, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं, x की वैल्यू आपकी -1, -2 पर वो 0 रहेगा, 0 पर वो 4 रहेगा, ठीक है, और -4 पर वो अगेन 4 होगा। तो यस, ये ग्राफ आपका इस तरीके से बनेगा। मैंने पिछली बार भी सही बनाया था, जस्ट वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्लियरली पता है y की वैल्यू आपकी कभी भी माइनस में नहीं जा सकती है, यानी कि -1, -2 y की वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं तो हमारी बुक्स में अमूमन क्या होगा, बस y को ही 0 ले लिया जाएगा, और उसी केस में हमें यहां पर x की वैल्यूज को फाइंड करना होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं y की वैल्यू, मुझे पता है y की वैल्यू 4 भी है, और जब y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू क्या रही है, 0 आ रही है। जब x की वैल्यू आप 0 लोगे तो 0 + 2 2 का स्क्वायर आपका कितना आएगा, यहां पर y की वैल्यू देखो 4 आ जाएगी। तो मैं यहां पे लिखता हूं y की वैल्यू 4 लिखता हूं, एंड देन लिखता हूं x² + 4x + 4, ठीक है, यहां पर ये लिख दिया। एंड देन इस 4 को अब मैं यहां लेकर आऊं तो x² + 4x + 4 - 4 = 0, ये दोनों कट गए, x² + 4x = 0 आ गया। अब आप यहां से x की वैल्यू अगर फाइंड करोगे तो बेसिक सा x कॉमन ले लो, x + 4 = 0, एंड -4 पे भी उसकी वैल्यू 4 थी, तो यहां देखो क्या आया, आइदर दिस = 0, आइदर दिस = 0, तो x = 0 और x = -4। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ यहां रूट्स नहीं ढूंढते हो। रूट्स क्या होते हैं, जब y की वैल्यू 0 होती है। बेसिकली मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि हम यहां पर सिर्फ एक बात को याद करते हैं जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सर्च करते हैं कि फाइंडिंग रूट्स। अब इससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग में यह बात अटक जाती है कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो हम सिर्फ रूट्स को ही ढूंढ रहे हैं। नहीं, आप कोऑर्डिनेट्स को ही ढूंढ रहे हो। बेसिकली रूट एक स्पेशल कोऑर्डिनेट है जब y की वैल्यू 0 होती है। तो एक्चुअल नॉलेज ये है, रूट्स जो हैं, जब आप रूट्स फाइंड कर रहे हो तो बेसिकली इस केस में y विल बी 0, ठीक है। लेकिन जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो और y की इक्वेशन को लिख रहे हो, वहां पे y की वैल्यू को लिख रहे हो, तो उस केस में आपको लग रहा है कि आप रूट्स फाइंड कर रहे हो, बट नहीं, आप एक्चुअली में x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो, जिसमें y कोऑर्डिनेट एज अ इनपुट आपने दे दिया। अब देखो सिंपल, आप x की वैल्यू डालोगे तो y मिलेगा, आप y की वैल्यू डाल के x की वैल्यू ढूंढ रहे हो, यानी कि आप उल्टा कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये नॉलेज भी हमें होनी चाहिए। इससे क्या होगा, फ्यूचर में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ रहे होंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये चीज तो हमारे मोशन वाले पार्ट में यानी मैकेनिक्स में 11th ग्रेड में आएगी, और वहां पे हम कहेंगे कि हमने रूट्स निकाला है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट को ढूंढा है, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर बात आती है कि हमें इनको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक तो तरीका आपको दिख ही रहा है, कॉमन ले लिया, सॉल्व कर दिया, बट यहां पर क्या था, कांस्टेंट आपका कट गया था। लेकिन अब हम हर एक टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे एंड देन उसको सॉल्व करेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = y। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये दो वेरिएबल्स हैं यहां पर y एंड x, ठीक है, ये है पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब यहां पर अगर आप y की एक वैल्यू रख देते हो, ठीक है, y की एक वैल्यू रख देते हो, bx + c = मान लो d रख दिया आपने, और अब इस d को यहां लेकर आओगे, ax² bx + c - d = 0। अब c - d कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, तो आप इसको लिखो ax² + bx + k = 0। इस फॉर्म में जब इक्वेशन आपको नजर आएगी तो आप उसको कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम कहेंगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को इक्वल टू में रखते हो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस यहां पर y एज अ वेरिएबल लिखा हुआ है, यहां y एज अ वैल्यू लिखी हुई है, और कुछ नहीं। एंड देन इसके बाद का टास्क क्या है, फाइंड x, दैट्स इट। और अब उसी के लिए हम लोग यहां पर फाइंडिंग रूट्स पढ़ते हैं। 10th में हम सिर्फ रूट्स बोलते हैं जिसमें हम y की वैल्यू 0 लेते हैं, बट अब आप कह सकते हो फाइंडिंग रूट्स के साथ साथ /फाइंडिंग x, ठीक है। तो ये चीज है वो पार्ट जो हमें बुक्स में नहीं बताया गया है। और फिर क्या होता है, जब हम 11th में पढ़ रहे होते हैं तो 11th की बुक में जिस तरह से लिखा हुआ है वो ये एक्सपेक्ट करती है कि 10th में आपने ये पढ़ रखा है, तो 10th में आप सिर्फ रूट्स की आदत डाल रहे हो, लेकिन एक्स को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो। बट अगर हम एज अ थिंकर सोचें, हम इन चीजों को सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन ऐसी एक्सप्लोरेशन के लिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है, y की वैल्यू 0। अब बुक में ही आप पैटर्न देखो, हर जगह y की वैल्यू 0 दी हुई है, तो खुद से सोचो कि अगर चैप्टर 2 में मैंने ये वाला पार्ट ऑब्जर्व किया है और y की वैल्यू में 0 ना लेकर कुछ और ले लूं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा? यस, ये बना रहा है। अगर क्वाड्रेटिक बना रहा है इट मींस ये सॉल्वेबल है, क्वाड्रेटिक की तरह से ही सॉल्व होगा। तो रूट्स का मतलब क्या हुआ?
तो इस तरह से जब हम ऑब्जर्व करते गए तो हमें समझ आया रूट्स तब निकाले जाते हैं जब y की वैल्यू आप स्पेशल वैल्यू लेते हो, यानी कि 0 लेते हो। अदर वैल्यूज पर आप x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो और कुछ नहीं, जैसा कि इक्वेशन में होता है। इक्वेशंस में होता क्या है, x की वैल्यू पता है तो y निकालते हो, या y की पता है तो x की निकालते हो, एंड x एंड y क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है, जिसके जरिए या तो आपको रूट्स मिलेंगे और वो कब होगा, जब y की वैल्यू 0 लोगे, अदरवाइज आप x कोऑर्डिनेट को ढूंढोगे। और क्योंकि दोनों एक ही तरीके से इक्वल टू 0, या फिर c इक्वल टू डी की जगह आपने 0 लिख रखा है, दोनों फॉर्म एक जैसे नजर आ रहे हैं, इट मींस जैसे रूट निकलेगा वैसे ही आपका यहां पर क्या निकल जाएगा, यहां पर निकल जाएगा आपका x कोऑर्डिनेट। तो यानी कि दोनों के लिए हमारे पास सेम प्रोसीजर होने वाला है। अब बारी आती है फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड बेसिकली क्या है, ये बहुत ही पुराना मेथड है। इस मेथड में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेथड उन जगहों पर इजीली अप्लाई हो पाता है जहां आप इनको देख के आसानी से फैक्टराइज कर पाते हो, यानी कि इस मेथड की ना एक लिमिट है। देखो अब हम ह्यूमंस हैं, ठीक है, हमारी मेमोरी की एक कैपेसिटी है, कुछ कुछ चीजों को हम इजीली देख पाते हैं और कुछ चीजों को, कुछ बड़े नंबर होते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो वहां पर हो सकता है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो जाए, लेकिन हमें वो नजर नहीं आता है। या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वहां पे जो नंबर्स हैं वो डेसिमल्स में आ गए हैं, तो वो चीजों की हमारी हैबिट नहीं होती है। तो जहां तक हमारी हैबिट अलाउ करती है, फैक्टराइजेशन मेथड भी वहीं तक वर्क करता है। और फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है कि आपके पास जो कांस्टेंट है, ठीक है, बेसिकली आपको यहां करना क्या है, पहले ये सोचो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई लीनियर इक्वेशन। ठीक है, देखो हमें क्या पता करना क्या है, लेकिन जो ज्ञान हमारे पास है वही हमें राह दिखाएगा। तो लीनियर इक्वेशन को अगर लीनियर इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। हम चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर मल्टीप्लाई लीनियर में स्प्लिट हो जाए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्योंकि ये लीनियर मल्टीप्लाई लीनियर है और इक्वल टू 0 है, तो ये लीनियर भी 0 के बराबर, ये लीनियर भी 0 के बराबर, और उससे क्या होगा, मैं x की वैल्यू ढूंढ लूंगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के अंदर x की पावर 1 होती है। ऐसे मैथमेटिशियन सोचते हैं, तभी उनको पता चलता है कि आगे करना क्या है। वो कोई अंतर्यामी नहीं है, वो जस्ट इस परिस्थिति को देख रहे हैं और इस परिस्थिति को उस परिस्थिति में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जिससे आप x की वैल्यू इजीली ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को देखा, हमें नहीं पता करना क्या है, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं और अपने लिए टास्क निर्धारित करूं, वो टास्क क्या है कि लीनियर मल्टीप्लाई लीनियर बनाना है, तो मैंने कहा है कि यार जो ज्ञान मेरे पास है वो ये है कि अगर कोई चीज कॉमन होगी तो मैं निकाल लूंगा, ठीक है, कॉमन ले लूंगा, मल्टीप्लीकेशन में उसको लिख दूंगा, यानी कि जितना पता है उसी डोमेन में हमें ढूंढना है। क्योंकि देखो जो पता है उसी से ना ऑब्जर्व कर पाओगे, जो नहीं पता है वो चीज से आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा कि यार 4x है और यहां पर 3 है, हम इन्हीं कॉफिशिएंट्स को देख रहे हैं, तो आइडिया लगाए कि यार अगर मैं 3x प्लस एक्स प्लस 3 करूं, ठीक है, और अब मैं देखूं तो मैंने कहा यस, अब मुझे कुछ नजर आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स को अगर मैं देखूं तो यहां से मैं एक्स को कॉमन ले सकता हूं, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, एक्स को कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में से एक्स कॉमन लिया तो ये बन गया एक्स प्लस 3, और इन दोनों में से 1 कॉमन ले लिया तो ये भी बन गया x प्लस 3। अब इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ गया, तो x प्लस 3 हमने यहां से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां बच क्या गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मींस अब मैं कह सकता हूं कि x प्लस 3 मेरा 0 है एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, सो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि x इक्वल टू -3 है एंड x इक्वल टू -1 है। तो क्या हमने नया मेथड डिस्कवर कर लिया, अभी नहीं। ठीक है, अभी नहीं, क्यों, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जब भी किसी ऑब्जर्वेशन को शुरू करते हैं तो हम बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि उस इजी एग्जांपल से हमें एक आइडिया मिलता है, फिर उस आइडिया को थोड़े और टफ एग्जांपल्स पर अप्लाई करके वेरीफाई करते हैं। यह है एक प्रॉपर वे। देखो हमने ये सॉल्व हो गया, जरूरी थोड़ी है कि कोई और भी सॉल्व हो जाए, लेकिन अगर वो सॉल्व होने लगे तो इट मींस हमने कोई नई चीज ढूंढ ली है। ठीक है, अब चलो यहां पर करते हैं हम लोग, ठीक है, 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, इस पे चलते हैं। अब यहां पर क्या किया जाए, ठीक है, यहां पे तो x का कोफिशिएंट 1 था, 4x था और 3 था, सिंपल नंबर थे तो दिख गया, 3x प्लस 1 कर लिया। ठीक है, लेकिन अब यहां क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि यार देखो, मैंने एज अ मैथमेटिशियन सोचना स्टार्ट किया कि यार अगर मुझे इस तरह से कुछ कॉमन लेना है, तो यहां पर अगर 2x स्क्वायर है तो यहां पे जैसे भी मैं इसको स्प्लिट करूंगा वो एक इवन नंबर होना चाहिए। अगर वो ऑड नंबर हुआ, ठीक है, सोचो, आपको प्रोसेस याद नहीं करना है, अभी हम थिंकिंग स्टेज में हैं कि अगर ये इवन नंबर होगा
तभी आप 2 को कॉमन ले पाओगे, अदरवाइज नहीं ले पाओगे। लेकिन वो नंबर इस तरह भी होना चाहिए कि यहां से भी कॉमन आ जाए, इसको आप स्प्लिट करोगे अगर तो इसमें भी कॉमन आ जाए। तो हमने कहा ये भी एक इजी एग्जांपल ही है कि यार 6x ले लूं और यहां से अगर 6x माइनस एक्स कर दूं, माइनस एक्स कर दूं और प्लस 3 इक्वल टू 0 करूं, तो यार ये तो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां से अगर मैं 2x कॉमन लूंगा तो x प्लस 3 आएगा, x प्लस 3 आएगा, लेकिन यहां से क्या कॉमन आएगा आपके पास, माइनस एक्स प्लस 3 रह जाएगा, यानी कि -1 कॉमन लोगे तो x माइनस 3, इधर x प्लस 3 इधर x माइनस 3, इट मींस ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और कोई पॉसिबिलिटी सोचें, क्योंकि अभी हमें प्रोसेस पता ही नहीं है, हम इनिशियल स्टेज में हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हम इसे सॉल्व कैसे कर पाएंगे। इसी परिस्थिति में अपने आप को रख के हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। तो और कोई पॉसिबिलिटी सोचते हैं, आप भी वीडियो को पॉज करके जितनी पॉसिबिलिटी सोच सकते हो आप सोचो कि कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है। तो हमने और देखें, अगर 5x कैसे ला सकता हूं मैं, 4x प्लस एक्स करके ला सकता हूं, 4x प्लस एक्स, बट यहां x प्लस 3, यहां पर अगर मैं 2x कॉमन लूंगा तो x प्लस 2 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब मैं देखूं 7 से तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि यहां 2 है, 8 से देखूं तो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3, माइनस तो ला ही नहीं सकते हैं, माइनस तो लाना ही नहीं है, क्योंकि माइनस आ गया तो ये सॉल्व नहीं होगा। इट मींस कि इस सिचुएशन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने खुद ब खुद लिख दिया है, ये एक्चुअली में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता है, हमें खुद आंसर नहीं देना है। अभी के लिए मौजूदा ज्ञान से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। एक मैथमेटिशियन की तरह जब पढ़ेंगे तभी तो मैथमेटिशियन बनेंगे, वरना कैसे बनेंगे। याद करता है मैथमेटिशियन नहीं, वो ऑब्जर्व करता है। यही हैबिट मैं बस आप लोगों को डलवाना चाहता हूं। लेकिन अब मैं इसी इक्वेशन को देखता हूं, मैंने कहा कि यार यहां पर एक काम करते हैं भाई, माइनस की प्रॉब्लम आ रही है ना, चलो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहां पे -3 कर देता हूं। ठीक है, यहां -3 कर देता हूं, और अब अचानक से मेरी ये वाली इक्वेशन जो है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, अब ये सॉल्वेबल बन गई। कैसे, क्योंकि यहां पे भी -x है, यहां पर भी -3 है, तो 2x मैं कॉमन लूंगा, x प्लस 3 आएगा, और यहां से -1 कॉमन लूंगा, x प्लस 3 आएगा इक्वल टू 0, और यहां से मैं x प्लस 3 कॉमन ले लूंगा तो 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 3 इक्वल टू 0। इट मीन्स 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, जिससे आएगा x इज इक्वल टू 1/2, एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, जिससे आएगा x इज इक्वल टू -3। तो देखो रूट्स यहां पर निकल गए। तो फैक्टराइजेशन मेथड से सारी इक्वेशंस में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। देखो, हम ये जानते हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन आएगा, कुछ का सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके ग्राफ को ऑब्जर्व कर चुके हैं। तो एक इक्वेशन जब यहां +3 था, मैं सॉल्व नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने वो डेटाबेस यहां पर लिख लिया। लेकिन अब ये जो दो इक्वेशंस मैंने सॉल्व करी, इन दोनों को अब मैं ऑब्जर्व करूंगा। मैंने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट किया कि वहां से कुछ कॉमन वॉमन आ जाए और मैं उसको लीनियर मल्टीप्लाई लीनियर में ट्रांसफॉर्म कर सकूं। तो अब मेरे पास दो रिजल्ट्स हैं। इसी तरीके से मैं 2 3 4 और रिजल्ट्स को बनाऊंगा और अब उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट्स हैं, प्रोसीजर नहीं है अभी। नाउ लेट्स डेवलप अ प्रोसीजर। तो यहां पर मैंने देखा कि यार इस केस में, इस केस को अब ऑब्जर्व करें तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये यहां पर 1 है। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं A B एंड C। ठीक है, तो अगर मुझे ध्यान से अगर देखना है तो बेसिकली मुझे उस कांस्टेंट के आगे जो B टर्म है, अगर मैं जनरल इक्वेशन में जाऊं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि मुझे इस bx को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ax कॉमन आए, और जब यहां से जो स्प्लिट करके दूसरा टर्म है वो इस तरह से बचे, मतलब bx को अगर आप मान लो d और e में dx प्लस ex या dx माइनस ex बना रहे हो, तो ex प्लस c यहां पर बचना चाहिए और यहां पर भी वो चीज कॉमन आनी चाहिए। तो यहां पर अगर मैं कांस्टेंट को देखूं और इस b को देखूं, तो यहां पर थोड़ी देखो, इतनी जल्दी नहीं, बहुत टाइम ऑब्जर्व करने के बाद मैं ये कह पाऊंगा कि मुझे बेसिकली 1 मिनट में नहीं निकला है ये आंसर। मैथमेटिशियन पहली बार इसको देख रहा है, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं इसको विद इन अ मिनट बता पा रहा हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑब्जर्व कर चुका हूं। लेकिन ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि एक मैथमेटिशियन ने यूं आंसर नहीं दिया होगा, कई घंटों इसको ऑब्जर्व किया होगा, हो सकता है कई दिन ऑब्जर्व किया हो, और फिर ये कंक्लूजन दिया कि यार मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि जब ये स्प्लिट हो, तो मान लो आप इसको E और F में स्प्लिट करना चाहते हो, तो उनका सम B के बराबर हो, सम या सब्ट्रैक्शन, या तो सम कह लो या सब्ट्रैक्शन कह लो। E प्लस F आपका B के बराबर हो और E मल्टीप्लाई F आपका C के बराबर हो। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो 4 को हमने जब स्प्लिट किया 3x प्लस x में। ठीक है, अब मैं उस मैथमेटिशियन की घंटों की ऑब्जर्वेशन आपको दिखाने जा रहा हूं कि यहां पर तो ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज किया हमने, प्रोसीजर का यूज नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो अगर इनको देखूं तो 3 मल्टीप्लाई 1
3 के बराबर है और 3 + 1 4 के बराबर है। ठीक है, इस रिजल्ट से हम प्रोसीजर ढूंढ रहे हैं कि 3 + 1 तो 4 के बराबर है और 3 × 1 3 के बराबर है। अब सेम ऑब्जर्वेशन यहां लेकर आते हैं कि यहां पे 6 - 1 के बराबर हमने किया है। ठीक है, तो 6 - 1 5 के बराबर है, लेकिन 6 × 1 जो होता है आपका 6 के बराबर होता है और यहां तो -1 है तो वो -6 के बराबर होगा। अब हम फिर कंफ्यूज कि भाई यहां तो सी नहीं है, इट मींस जो यहां पर हम सोच रहे हैं वो गलत हो रहा है। तो हमने कहा कि यार एक मिनट हम अभी जल्दबाजी ना करें, फिर से ऑब्जर्व करें कि यहां पर a की वैल्यू 1 है और यहां पर a की वैल्यू 2 है। अब -3 × 2 इज 6 और यहां पर 3 × 1 इज 3, यानी कि आपको b को ऐसे स्प्लिट करना है कि अब नया ऑब्जर्वेशन से नया कंक्लूजन कि e + f तो b के बराबर हो, लेकिन e × f a × c के बराबर हो। ये ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है। अब आप यहां पर इजीली कर पाओगे। अब यहां पर आप इजीली देखो, समझ पा रहे होगे कि उस मैथमेटिशियन ने उन घंटों में क्या ऑब्जर्व किया होगा। हालांकि जो जिस टाइप की ऑब्जर्वेशन है, मेरे हिसाब से 1 घंटे में 5-6 इक्वेशन लिख के ये पार्ट ऑब्जर्व कर लिया होगा, इसमें दिन नहीं लगे होंगे। ठीक है, तो अब ये यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं अब हम लोग उस ऑब्जर्वेशन से जो मैथमेटिशियन ने किया है कि बी को जहां x की पावर 1 है उसको आपको ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका सम या सब्ट्रैक्शन, या फिर आप सिंपली सम ही बोलो, सम जो है वो b के बराबर हो। ठीक है, और जो प्रोडक्ट है उसका a × c के बराबर हो, क्योंकि साइन अपने आप आ जा रहा है इसलिए सब्ट्रैक्शन को बोलने की नीड नहीं है। और अब इसी चीज को अब हमने जो डिस्कवर किया है, अब हम इस प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, यानी कि एक बात को समझना। ठीक है, लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन तो हमें यहीं से मिल रहा है कि लाइफ में कोई भी चीज जब आप शुरू करते हो, ठीक है, आप कंफर्टेबल लेवल पर हो अभी, क्योंकि आप उसको कर ही नहीं रहे हो, लेकिन जब आप कोई नई चीज करने जाओगे तो यहां पर आपका एनर्जी लेवल है। ठीक है, और यहां पर आपका टाइम है। ठीक है, सक्सेस का कर्व भी यही होता है। ठीक है, और क्वांटम फिजिक्स के अंदर जिन कर्व्स ने सबसे ज्यादा परेशान किया था मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट को, उसका कर्व भी एग्जैक्टली सेम होता है। धीरे धीरे सब कनेक्ट करेंगे। तो अब आपको, जैसे हमने यहां पर प्रोसेस लिखा, खुद से उसको सॉल्व किया, यानी कि अपने कंफर्टेबल जोन से हम और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, हमें अपनी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ी। ठीक है, जितनी अगर हम नहीं करते तो हम कोई एनर्जी यूज नहीं करते, उस केस में तो हमारा ग्राफ ऐसे ही जाता। ठीक है, और ना हम कुछ सीख रहे थे। लेकिन अब हमने यहां पर क्या किया, ये हो गया जो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये वो लोगों का ग्राफ हो गया जो कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो जीने के लिए उनको अपनी लाइफ जैसे कट रही है काट रहे हैं। लेकिन फिर एक सक्सेसफुल इंसान है जो अपने प्रेजेंट सिचुएशन से ज्यादा एनर्जी लगाता है। ठीक है, टाइम के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम, और वो एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है, यानी कि आप इक्वेशंस को लिख रहे हो। अब उस इक्वेशंस को लिखने से उसने एक नए फॉर्मूले को डिस्कवर कर लिया, जैसा कि हमने यहां किया कि E + f जो है वो b के बराबर होना चाहिए और E × f आपका ac के बराबर होना चाहिए। जैसे ही उसने डिस्कवर किया, मान लो इस पॉइंट तक आते आते इतनी एनर्जी उसने यूज कर ली और वो डिस्कवर हो गया, एंड देन सडनली अब उसको फॉर्मूला मिल गया और अब वो पहले से भी लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया है, पहले से भी ज्यादा लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, क्योंकि अब वो फॉर्मूला को यूज करके वो टाइम बचा सकता है। अब ये दोनों एक पॉइंट पर आकर खड़े हो गए। ठीक है, ये है डिस्कवरर की लाइफ, ये है नॉर्मल पीपल की लाइफ। ठीक है, अब इन दोनों को लाइफ में कुछ बड़ा करना है। दोनों चाहते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहता वो भी ये चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ बड़ा करूं, और जो एक्चुअली में मेहनत करता है वो भी चाहता है कि मैं लाइफ में बड़ा करूं। इसके पास फॉर्मूला है। मान लो सिचुएशन ऐसी है कि क्वाड्रेटिक एग्जांपल ले रहे हैं कि इनको एक टास्क मिला कि क्वाड्रेटिक सिचुएशन है उसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके पास तो फॉर्मूला है, बट इसके पास जो रेड वाला ग्राफ है इसके पास तो कोई ज्ञान ही नहीं है। अब ये खूब मेहनत करेगा लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने सोचना सीखा ही नहीं, क्योंकि इस वक्त ये सोच नहीं सकता, इसको रिजल्ट तक पहुंचना है। वेयरएज ये कहेगा मेरे पास ऑलरेडी रिजल्ट है, ये फटाक से बताएगा और लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, अब इसको ज्यादा एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, ये तुरंत रिजल्ट देगा। अब बात ये आती है कि यार ये इतनी मेहनत करके भी रिजल्ट नहीं दे पाएगा और ये चुटकी बजा के रिजल्ट दे देगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगा। तो फ्यूचर में अर्निंग कौन ज्यादा करेगा? ऑब्वियसली ये ज्यादा करेगा। इसीलिए कहा जाता है जो अक्लमंद होता है, ठीक है, लोग ऐसे ऐसे मतलब टॉन्ट मार के भी बोलते हैं कि यार एक दिहाड़ी मजदूर ज्यादा मेहनत करता है एज कंपेयर टू जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। वो कुर्सी पे बैठा हुआ इंसान कुर्सी पे इसलिए आराम कर पा रहा है क्योंकि उसने ये सोचा। हाँ, कई बार ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि हर दिहाड़ी मजदूर मतलब नॉन नॉलेजेबल होता है, उनको ऑप्शंस ही नहीं मिल पाया है, कई फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जनरल एग्जांपल के लिए कि वो ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन स्टिल उनकी अर्निंग लेस होती है, ये एज एग्जांपल हमें समझना चाहिए। और यहां पर जिसके पास नॉलेज है वो कुर्सी पे बैठ के, क्योंकि वो नॉलेजेबल है, और ऐसा नहीं उसने मेहनत नहीं करी, उसने मेहनत करी है, लेकिन अब जिसके पास नॉलेज नहीं है उसको उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि उसने कुछ डिस्कवर नहीं किया, सोचने की शक्ति डेवलप नहीं कर पाया। क्योंकि एक समय के बाद ना
आपके पास काम होता है पर सोचने का वक्त नहीं होता है। लेकिन अभी आपके पास, आप उस स्टेज में खड़े हो एज अ स्टूडेंट जहां पर आप सोचना सीखना सीख सकते हो, ताकि आप सीख जाओ कि पढ़ते कैसे हैं, ताकि आप सीख जाओ कि नेचर से ज्ञान कैसे हासिल करते हैं, ताकि फ्यूचर में आप लोएस्ट एनर्जी स्टेट में रहकर भी दुनिया के बड़े बड़े काम कर सको। यही है राइट एटीट्यूड, और इसी वे में अपने आप को गाइड हमें करना है। और ये काम के लिए आपको किसी और पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। जस्ट सिंपल से एक एल्गोरिदम को फॉलो करो, ऑब्जर्वेशन, चीजों को सीखो ऑब्जर्व करके, ठीक है। चीजों को याद नहीं करना है कि यार क्वाड्रेटिक का तो ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इक्वेशंस का ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, सर्कल का ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं। नहीं, याद करना इज नॉट एजुकेशन। उसको समझना, ऑब्जर्व करना, उससे ज्ञान की प्राप्ति करना, ये एजुकेशन है। और जब आपके पास ज्ञान होगा, यकीन मानो, ये बात तो मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के भी दे सकता हूं, आपके नंबर कहीं नहीं गए हैं। जहां पर आप रट के शायद 100 में से 90 ला रहे हो ना, ज्ञान लेके आप 100 में से 100 ही लाओगे, 99 भी नहीं लाओगे, 100 में से 100 ही लाओगे, क्योंकि ज्ञान है आपके पास। और क्योंकि ज्ञान है आपके पास, आप गलत हो ही नहीं सकते हो। उल्टा आप एक्स्ट्रा ही इनपुट दोगे, उसमें एक्स्ट्रा ही नॉलेज अपनी वहां पर उस आंसर शीट में लिख कर आओगे, जिससे वो टीचर भी खुश होगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में। हाँ, कई बार, अब मैंने एग्जांपल के फॉर्म में एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैंने दिहाड़ी मजदूर की बात करी है। हालांकि उनको ज्यादा मेहनत इसलिए भी करनी पड़ती है क्योंकि हमारे देश में जो खैर हर स्कूल की ही वही कहानी है, लेकिन मैं जैसे कि जिनके पास फाइनेंशियल उतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो अच्छी नॉलेज अपने आप को दे पाए, हालांकि आजकल तो हम पैसा देके भी अच्छी नॉलेज नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन उनको शायद वो एनवायरमेंट नहीं मिला जो कि आज पैसा देके भी नहीं मिल रहा है, इस वजह से उनको ये मेहनत करनी पड़ रही है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है टीचर्स के लिए कि प्लीज ऐसे एनवायरमेंट्स को क्रिएट किया जाए जहां पर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कि बच्चा शुरुआत ऐसे करे क्योंकि अभी उसके पास वक्त है, ताकि वो अपनी फ्यूचर ऐसे ऐसे जी सके, तभी हमारा देश ग्रो करेगा। और ये काम करवाने के लिए हम अदर नेशन के पीपल्स को अपने यहां बुलाएं, उनको एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है। अपने आप को राजा बनाने के लिए ट्रेन करो। ये बात सोचो, मास लेवल पर सोचो, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए, और वो बिजनेसेस लेकर आए जो आज तक खोजा नहीं गया है। आज इंडिया में स्टार्टअप्स हो रहे हैं, लेकिन उन्हीं बिजनेसेस के हो रहे हैं जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड हैं, इसलिए वो एज अ बिजनेस अर्निंग कर लेते हैं। लेकिन एज अ नेशन की इकोनॉमी बूस्ट करना, वर्ल्ड को डोमिनेट करने वाले बिजनेसेस इंडिया में नहीं खुल पा रहे हैं। ये भी एक फैक्टर है जो हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो, और हाँ, ये केमिस्ट्री में आप कर देखोगे, ये कर मैंने केमिस्ट्री में देखा था, और उसी को, यही है थिंकिंग पावर कि मैंने यहां पर रियल लाइफ से इसे जोड़ पाया। यही कर मैंने क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी देखा था। धीरे धीरे चल के मैं क्वांटम फिजिक्स तक पहुंचूंगा, अभी मैं वही चीजें पढ़ रहा हूं। तो मैं आगे चल के, जैसे अभी 10th 9th 8th सबकी वीडियोस बना के मैं लास्ट में क्वांटम फिजिक्स की भी वीडियोस बनाऊंगा, जब मैं उसका पूरा ज्ञान ले लूंगा तब। अभी नहीं, अभी मैं सीख रहा हूं क्वांटम फिजिक्स को, लेकिन ये कर वहां पर भी है। ये, इसको मैंने लाइफ का कर नहीं, मैं इसको यूनिवर्सल कर मानने लगा हूं। और धीरे धीरे आप लोगों को समझ आएगा, जुड़े रहोगे तो ये चीजें आपको मैं आगे चल के बताता रहूंगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहां पर हम क्या कर रहे थे, बातों बातों में भूल गया। क्या कर रहे थे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, चलो छोड़ो, जो भी कर रहे थे, हाँ सॉरी, फैक्टराइजेशन मेथड को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे। तो उससे हमें यह समझ आ गया कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल टू 0, तो आपको बी को स्प्लिट करना है। मान लो ई एंड एफ में स्प्लिट कर रहे हो, देन ई प्लस एफ इज इक्वल टू बी होना चाहिए, एंड ई मल्टीप्लाई एफ आपका ए सी के इक्वल होना चाहिए। और फिर आप उसको इजिली लीनियर मल्टीप्लाई लीनियर में तोड़ लोगे, और फिर दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके एक्स की वैल्यू ढूंढ लोगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² प्लस 8x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4 2 जा, ठीक है, पहले a मल्टीप्लाई सी लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 इज, आपने ए सी लिख लिया, विच इज 8, ठीक है। और यहां पर 8x नहीं हो सकता, यहां पर होना चाहिए 6x, ठीक है। एंड 6 को अगर मैं देखूं, 4 प्लस 2 आपका क्या हो जाएगा, 6, यानी e प्लस एफ 6। तो अब ये चीजें हम, ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर का यूज किया, और यहां पर आ गया 4x² प्लस आपके पास 4x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, 4x कॉमन, x प्लस 1, 2 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1/2 एंड -1। लो भाई, x की वैल्यूज आपके पास आ गई। तो ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके जरिए अगर y की वैल्यू 0 ली है तो रूट्स, y की वैल्यू 0 ना लेकर आपने इस तरह की इक्वेशन बनाई है तो आपने x कोऑर्डिनेट्स को ढूंढा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। चलो, तो ये है भाई आपका फैक्टराइजेशन मेथड। एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस करना, आप ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस मत करना, उनको ऑब्जर्व करना,
ठीक है। और खुद भी मैंने 2 एग्जांपल्स लिए, आप भी 2 एग्जांपल्स लो, खुद ऑब्जर्व करो और फिर ऑब्जर्वेशन की हैबिट आपके अंदर ऑटोमेटिकली आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है। अब अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे ये तो पहले भी लिया था। किसी भी ऑब्जर्वेशन की शुरुआत हमेशा इजीएस्ट एग्जांपल से करो, ठीक है, ताकि आप इजीली उसको देख पाओ, उससे एक आइडिया मिले, उससे एक डायरेक्शन मिले, फिर थोड़े टफ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ो। ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरे दिमाग में आना स्टार्ट हो रहा है कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, और मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखता हूं मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल। ठीक है। माइंड में ये चीज आनी स्टार्ट हुई तो हमने कहा कि यार ए की जगह x लिखूं अगर, x प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx। हमने कहा ओके। अब ऐसा आइडिया क्यों आया माइंड में? क्योंकि मैं एज ए मैथमेटिशियन हूं, मैं थिंकर हूं, मैं ये चीज जानता हूं, और मुझे इस चीज की कुछ झलक जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx वो यहां नजर आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है। अब अगर ये बी स्क्वायर होता यानी कि 4 होता तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख देता, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार ये तो है नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन फिर सोचा गया कि क्यों ना मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, यानी कि यहां क्या यूज हो रहा है अब, ह्यूमन इंटेलिजेंस। क्या यूज हो रहा है? ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है, कि हमने सोचा कि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं, लेकिन इस वक्त ये नहीं सोचना है कि मैंने जो सोच लिया उससे रिजल्ट आ ही जाएगा। आप उस एरा में अपने आप को लेके जाओ। मैंने ऐसा सोचा कि करके देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए, क्या पता कुछ ना मिले, नहीं मिलेगा कुछ और ढूंढेंगे, मिल गया तो हमने कुछ नया डिस्कवर कर लिया। तो हमने कहा कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 4x है, और इस प्लस 3 को थोड़ा दूर लिखते हैं, इक्वल टू 0। और अब यहां पर इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, कि यार एक्स स्क्वायर है, यहां पर 2bx है, तो एक काम करते हैं यहां पे 2 ले आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई 2x कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। अगर मान लो ये ऑड नंबर होता, 5 होता, तो आप क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 2 से डिवाइड कर देते, तो यह तो 2 मल्टीप्लाई 5/2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लिख दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, और इसमें से ये 2 क्या है, ये वाला 2। अब बचा क्या, b मुझे मिल गया, b मुझे मिल गया। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहां पे प्लस किया b का स्क्वायर, ठीक है, जो कि हो जाएगा 4। अब प्लस तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि इक्वेशन ही बदल जाएगी, तो मैंने कहा ले भाई माइनस भी कर देते हैं, कर दिया माइनस। अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि +4 -4 क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। एंड यस, वी हैव डन इट। और अब फिर हमने देखना स्टार्ट किया कि यार ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर, और इन दोनों में x नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बन जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, -4 + 3 इज -1 इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ओ ये तो यहां पर काम कर गया, इस -1 को यहां लेके जाते हैं, +1 हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। अगर 2 है तो √2 का स्क्वायर, 3 है तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अब क्या लिखेंगे, अंडर रूट, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू +-1। अब ये +-1 क्यों आया, क्योंकि -2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी आपके पास 4 होता है, तो अंडर रूट 4 की आपकी एक वैल्यू नहीं है, 2 भी है, और अंडर रूट 4 की वैल्यू आपकी -2 भी है। ठीक है, इसलिए दोनों वैल्यूज को लिखा, और अब इस 2 को यहां ले आया। अब x प्लस 2, सॉरी इस +2 को तो उधर ले जाओ, ये +2 इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 + -1। तो यहां पे x आ गया आपके पास -2 + 1 एंड -2 -1, एक बार +1 लिया, एक बार -1 लिया, सो x इज इक्वल टू -1 एंड -3। लो भाई, इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, और इसका आंसर ऑलरेडी क्या था, -1 और -3 ही आया था। यही है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इट मींस कि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में ट्रांसफॉर्म करो, और फिर उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करना है, एंड वी आर डन। ठीक है, अब देखो यहां पर फटाफट आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं कि हमारी बुक्स में तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया हुआ है अभी मौजूदा बुक में, लेकिन आज से 1 साल पुरानी बुक में इसको, ये चीज कैसे आया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था। ठीक है, इसीलिए आई एम प्रिफरिंग ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, तो क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा मटेरियल मिल रहा है, अब नए सिलेबस में तो आपका मटेरियल ही रिड्यूस हो गया है। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इज वेरी सिंपल, और ये सिर्फ एक आइडिया ट्रिगर हुआ था कि यार इसके जैसा कुछ पार्ट दिख रहा है, लेट्स मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर एंड लेट्स सॉल्व द इक्वेशन, और हमारे पास यहां पर काम हो गया। ठीक है, चलो तो अब बढ़ते हैं, इसी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हम यहां अप्लाई करते हैं, ax² + bx + c इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इस पर अप्लाई करते हैं, एंड हम ये डिस्कवर कर लेंगे।
ये बात मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जैसे ही हम अपना चैप्टर खोलते हैं हमें ये ऑलरेडी दिख जाता है, तो और हम इसको याद कर लेते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं है, कोई भी चीज ऐसे नहीं आई है कि याद करना है, आपको उसको एक्सप्लोर करना है। हमने ये चीज ऑब्जर्व करी, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करके ये किया, अब वही ह्यूमन इंटेलिजेंस वापस से अप्लाई करते हैं कोफिशिएंट्स के साथ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के ऊपर, एंड सी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि यार एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेट में ही रहे, x का कोफिशिएंट 1 रहे। तो मैंने कहा कि यार ऐसा नहीं है कि मैं इसको मैं चाहूं तो a मल्टीप्लाई करके इसको a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बना सकता हूं, मल्टीप्लाइंग a ऑन बोथ साइड, बट उससे क्या होगा, फॉर्मूला थोड़ा खिचपिच सा लगना स्टार्ट होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इजी करने के लिए हमने क्या किया, a को कॉमन ले लिया, तो बन गया क्या, a अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब इस a को घुमा के ले आओ 0 के पास, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ठीक है? अब अगला पार्ट क्या है, कंप्लीट करो स्क्वायर को, ठीक है? तो हमने ऑब्जर्व किया कि यार ये एक्स स्क्वायर है, प्लस एक काम करो, यहां पर 2 नहीं है, तो एक काम करो, आप लिखो 2b अपॉन में 2ax, ठीक है? और ये c अपॉन ए को थोड़ा दूर लिख दो अभी, क्योंकि यहां पर हम कुछ भरने वाले हैं, ठीक है? 2b अपॉन में 2a, तो ऐसे लिखो, 2 यहां लिखो और यहां पे ब्रैकेट लगा दो, ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, वही वाली चीज हो गई ना। देखो 2 आ गया, x आ गया, 2 आ गया, x आ गया, b अपॉन में 2a बचा है, यानी कि ये b जो है यहां पे इधर कैपिटल b लिख देते हैं, कैपिटल B जो है वो स्मॉल b अपॉन में 2a के इक्वल है। तो अब एक काम करते हैं, प्लस करते हैं b अपॉन में 2a, क्योंकि अपने पास ये चीज नहीं है, तो इसी को ले आते हैं, तो एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट किया, और ये तो प्लस में था, लो भाई काम हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है एक परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड किसके इक्वल होगा ये इक्वल होगा आपके यहां पर क्लियरली x प्लस बी अपॉन में 2a के होल स्क्वायर के, यानी कि ये पार्ट परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और बचा क्या यहां पर, माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको यहां उठा के ले जाना है, ठीक है? चलो ले जाते हैं उसको, दूसरी दिशा में ले जाते हैं, ठीक है? अब यहां से इसको थोड़ा साफ करते हैं, ठीक है? तो दूसरी दिशा में ले जाने के बाद ये माइनस वाला तो प्लस बन जाएगा, यानी कि x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए हो जाएगा, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इक्वल टू, इसी को लिखता हूं, डिनोमिनेटर क्या आएगा 4a स्क्वायर, ठीक है? यहां पर आएगा b स्क्वायर माइनस a है, 4a स्क्वायर है, तो यहां क्या बचेगा, 4a मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ, ठीक है? डन। अब ये स्क्वायर है, ठीक है? अब क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा है तो इसको यहां से हटा देते हैं, इसको आगे लिख देता हूं, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है? डन। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस बी अपॉन में 2a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई, इसका भी अंडर रूट होगा, ठीक है? तो अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, 4 का अंडर रूट 2, a का अंडर a स्क्वायर का अंडर रूट a, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2a। अब इसके दो रिजल्ट आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है? एंड यहां पर अब ये b अपॉन में 2a इधर लेकर जाओ, देन x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2a, कॉमन डिनोमिनेटर 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू x। एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, x के दोनों रूट्स यहां पर आ गए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? कितनी सिंपल सी चीज है, ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस था नहीं था यार, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक सिंपल सा एक नमूना है और कुछ नहीं, वही चीज से हमने इस चीज को डिस्कवर किया है। और अब इससे क्या हुआ, हमने ये वाली मेहनत कर ली, अब ये चीज हमारा काम फटाफट करता जाएगा, ये चीज हमारा काम फटाफट करेगा। अब इस चीज को टेस्ट किया जाएगा, ठीक है? टेस्ट कर लेते हैं, तो भाई इक्वेशन को देखते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, हम जानते हैं x इज इक्वल टू -1 एंड -3 आ रहा है, ठीक है? तो इससे टेस्ट करते हैं, अगर यही आ गया तो मतलब हमारा इक्वेशन सही है, ठीक है? देन x इज इक्वल टू, a क्या है 1 है, ठीक है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है? तो अब b क्या है 4 है, तो x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12 मल्टीप्लाई 1 इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2, तो ये आया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 में से 12 गए 4 डिवाइडेड बाई 2,
तो -4 प्लस -2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -1। और देखो एक बार क्या आएगा, -2 प्लस 1 एंड -2 -1, जो कि बना -1 एंड -3। यानी कि हमने सही चीज डिस्कवर कर ली है। और ये है आपका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करें तो हमें कुछ जानने को मिल रहा है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आप रूट्स निकाल पाओगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ कैसे होते हैं, अगर ग्राफ ऐसा है तो इसका तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, अगर ग्राफ आपका सिर्फ एक्स एक्सिस को एक बार टच कर रहा है तो इसका सिर्फ एक रूट होगा। और अगर आपका ग्राफ ऐसे है जो एक्स एक्सिस को दो बार क्रॉस कर रहा है, क्योंकि y0 पर दो बार आप एक्स को टच कर रहे हो, तो आपके दो रूट्स होंगे। यानी कि मैक्सिमम इसके दो रूट्स हो सकते हैं, या एक रूट हो सकता है, या एक भी रूट नहीं होगा। तो हमने अब इस फॉर्मूले को देखा, फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं, फर्दर ऑब्जर्व करने के लिए। तो हमें यहां समझ आया कि यार इसको ध्यान से देखो, ये तो लीनियर पार्ट है, ये भी लीनियर पार्ट है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। अब स्क्वायर रूट का ज्ञान जो हमारे पास है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, उस पर फोकस करते हैं। देखो हमें नहीं पता भाई क्या रिजल्ट है, हम तो अपने ज्ञान के जरिए ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि यार x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है। ठीक है, तो अब हम अपने उस ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्क्वायर रूट को देखा जाता है। तो यार अगर मैं एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करता हूं तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव का स्क्वायर करता हूं तो भी पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और अब यहां पर बात यह है कि किसी का भी अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो ऑलवेज यू गेट अ पॉजिटिव नंबर। इट मींस अगर किसी नंबर का आप अंडर रूट करोगे तो वो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, लेकिन किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए नेगेटिव नंबर का आप अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो। नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो, यानी कि अंडर रूट ऑफ -a, ठीक है, ये रियल नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है। चैप्टर 1 रियल नंबर, तो ये कौन सा नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है। क्लास 11 में हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो यहां पर फिलहाल रियल रूट नहीं आ रहा है, इसीलिए रियल वर्ड हमें बोलना जरूरी है। तो अगर अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आ जाए तो आपका यहां पर आप इससे एक रियल नंबर नहीं ला पाओगे। रियल नंबर नहीं आएगा तो प्लस माइनस कैसे करोगे, डिवाइड कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। इट मींस रूट्स वहां पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हमने इस रूट के अंदर वाले पार्ट को ऑब्जर्व किया और ये आ गया हमारे लिए सेंटर स्टेज पे, ये हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो b स्क्वायर माइनस 4ac को एक नाम देना पड़ेगा। हमने नाम दे दिया डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट हमने इसको नाम दे दिया। और अब b स्क्वायर माइनस 4ac पर हम लोग फोकस करें। ठीक है, तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac आपका अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 1 2 3 4 5, इट मींस ये एक पॉजिटिव नंबर है। इट मींस रूट्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, आप एक पॉजिटिव नंबर का रूट निकाल सकते हो। और अगर एक पॉजिटिव नंबर का रूट निकालोगे, लॉजिकली सोचो, ठीक है, तो एक रूट पॉजिटिव में आएगा, एक रूट नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अगर आप 3 का रूट निकाल रहे हो तो इसके दो रिजल्ट होंगे, एक प्लस रूट 3 एंड एक रिजल्ट होगा माइनस रूट 3। मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी, खैर इरेशनल है इसलिए ऐसी रूट 3 लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप 4 का रूट निकाल रहे होगे तो एक +2 आंसर आएगा और एक -2 आंसर आएगा। इट मींस यहां पर दो वैल्यूज बनेंगे, एक प्लस में एक माइनस में। तो एक्स के कितने रूट्स आ गए, 2 आ गए। ठीक है, इट मींस कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास ये वाला ग्राफ बनेगा जिसमें वो x एक्सिस को, इस x एक्सिस को दो बार कट कर रहा है। ठीक है, अब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 होने पे 0 का अंडर रूट प्लस माइनस नहीं होता, 0 में प्लस माइनस नहीं आता है, 0 एक न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस आपके डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो 0 में कोई डायरेक्शन नहीं होता, जहां हो वहीं पर हो, इसलिए यहां पर एक ही नंबर आएगा। अब ऑब्वियसली चलो मान लो हम 0 के साथ प्लस माइनस भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 और 2 माइनस 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 2, यानी कि x की सिर्फ एक ही वैल्यू यहां निकाल पाओगे, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो। ठीक है, एक ही वैल्यू निकाल पाओगे, यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल है तो आपके पास आएगा सिर्फ 1 रूट। ठीक है, और देखो ये याद नहीं करना है। ठीक है, हम लोग इसको याद करते हैं, हम इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। ग्रेटर देन 0 होगा तो कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। ठीक है, 2 रूट्स या फिर दो वैल्यूज आपको मिलेंगी। अगर आपने y इक्वल टू 0 नहीं लिया है तो दो वैल्यूज मिलेंगी। अगर ये अगर इक्वल टू 0 आया है तो y की एक ही वैल्यू मिलेगी, सॉरी x की एक ही वैल्यू मिलेगी, या फिर एक रूट मिलेगा। लेकिन अगर क्या हो, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाए। लेस देन 0 का मतलब है कि जब आपने इसको सॉल्व किया ये एक नेगेटिव नंबर आ गया। ये क्या आ गया, एक नेगेटिव नंबर आ गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो आप उसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते हो, इसलिए यहां पर आ जाएगा नो रूट्स।
लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, मैथमेटिशियन ने और नई नई चीजें एक्सप्लोर करी, तो उन्होंने यहां पर चेंज किया नो रियल रूट्स। अब ये आपके लिए ईस्टर एग है। क्यों ईस्टर एग है? क्योंकि यहां पर एक रियल नंबर नहीं आएगा, इमेजिनरी नंबर आएगा, तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इसलिए अब हमने इस वर्ड को चेंज करके क्या कर दिया, पहले हम कहते थे नो रूट्स, टाइम के साथ जब हमने इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया तो हमने कह दिया नो रियल रूट्स। ठीक है, चलो। तो भाई ये देखो, ये बात हमें समझ आ गई। तो आपको सिर्फ स्पेसिफिकली ये निकालने के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टेल मी हाउ मेनी रूट्स दिस इक्वेशन हैव। डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर ये बताओ कि इस इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, तो आप वो इजीली बता सकते हो। तो इस केस में देखो, ये ब्लैक वाला ग्राफ बन रहा है। जब वन रूट होगा यानी इक्वल टू 0 होगा, तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करके जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे टच कर रहा है, तो एक रूट हो गया। और अगर ये वाला केस आ गया तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर से निकल जाएगा। वेयर एज उल्टा अगर ग्राफ देखें तो देखो, दो रूट्स, एक्स एक्सिस को टच किया एक रूट, और एक्स एक्सिस को टच नहीं किया नो रूट्स। ठीक है, क्योंकि इनके ग्राफ ऐसे ही बनते हैं। सो सी, जिन चीजों को हम याद करते हैं उन चीजों को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर हम एक्सप्लोर कर सकते हैं तो ये एक तरीके से ऐसा ही अनुभव है जैसे हम वो मैथमेटिशियन हैं जो इन चीजों को खोज रहे हैं। और अगर हम एक मैथमेटिशियन की तरह मैथमेटिशियन वाली राह पर चल रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड भी वैसा ही बिल्ड हो रहा है। अब थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी थी, 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो अब इसके जरिए चेक करते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या किया, a, b और c। अब हम देखते हैं कि b² माइनस 4ac की क्या वैल्यू आती है। तो b² हो जाएगा 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। तो 25 माइनस 4, 3 2 6। ओ, ये तो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। 25 माइनस 24, ठीक है, 25 माइनस 24, तो ये आ गया मेरे पास 1। ठीक है, b² माइनस 4ac। ठीक है, 3 2 6, 6 4 24। यस, ठीक है, यही इक्वेशन थी या कोई और थी? चलो कोई नहीं, आई थिंक यही थी, 2x² प्लस 6x माइनस x प्लस 3। हाँ हाँ, यही इक्वेशन थी। ठीक है, तो भाई यहां पर आ गए 25 माइनस 24, 1 आ गया। इट मीन्स कि ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इट मीन्स ये सॉल्वेबल है। लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें वो वैल्यूज नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब क्योंकि ये इसके दो रूट्स आएंगे, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे? -5 इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इसी तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं कि 1 के बराबर है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आया -5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये बना मेरे पास -5 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, -5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4। तो ये हो गया -4/4 एंड -6/4। तो ये आया x इज इक्वल टू -1 एंड -3/2। तो फैक्टराइजेशन मेथड की लिमिटेशन भी हमें पता चल गई। वो लिमिटेशन क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड की लिमिटेशन इसके बेसिस पे मैं बता पा रहा हूं क्योंकि ये 1.5 था। अब वही मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फैक्टराइजेशन मेथड की लिमिटेशन ये है कि जो चीजें आप देखकर बता पा रहे हो वहीं तक सॉल्व कर पाओगे, यानी कि जो वैल्यूज आपको पता है कि मल्टीप्लाई करने पर ये, ऐड करने पर ये, वहीं तक सॉल्व कर पा रहे हो। तो फ्रैक्शन में तो हम सोच नहीं पाए क्योंकि हमारे डे टू डे हैबिट में नहीं है, इस वजह से हम इसके फैक्टर्स को नहीं ढूंढ पा रहे थे। लेकिन अब हम ढूंढ सकते हैं कि यहां पर -1 और -3/2 है, तो उसके बेसिस पर अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो डेसिमल्स में आंसर आएंगे। इस वजह से फैक्टराइजेशन मेथड में हमें क्या आ गई, एक लिमिटेशन आ गई। वो लिमिटेशन की वजह से हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो देखो पढ़ते पढ़ते कितना लाइफ लेसन हमें मिलता है, पढ़ते पढ़ते कितनी चीजों को हम गहराई में उतर कर सोच पाते हैं। ये एक चैप्टर ही तो है। अब इस तरह से पढ़ने से हमें भी चैप्टर मोटिवेशन देता है, लाइफ में आगे बढ़ने की एक राह बनाकर देता है। लेकिन ऑन अ कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत फॉर्मूले याद करके बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं हम इससे? कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं सीख रहे हो तो लाइफ में क्या बनोगे? कुछ नहीं। परम सत्य है ये, इस परम सत्य को समझो और पहचानो। ठीक है, अब देखो लाइफ का एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, चलो एक रियलिस्टिक सिचुएशन में चलते हैं। आर्मी ने एक टेंडर निकाला हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक वर्चुअल सिचुएशन है। खैर अब तो हम इस लेवल से बहुत ऊपर आ चुके हैं, लेकिन मैं एक पुराने जमाने की बात करता हूं, मान लो आज से 200 साल पहले। ठीक है, उस वाली सिचुएशन में जब हमें ये वाली चीजें भी बड़ी बड़ी नॉलेज हुआ करती थी। ठीक है, एक बहुत ही बड़ी खाड़ी है। ठीक है, यहां पर हमारी टेरिटरी जो है यहां तक है, हमारी टेरिटरी जो है वो यहां तक है। ठीक है, और इस टेरिटरी के आगे अदर कंट्री शुरू हो जाती है। हमारे पास यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास एक तोप है। ठीक है, हमारे पास एक तोप है जो कि आर्टिलरी को सीधा ही फेंक सकती है। वो फिक्स्ड वाले तोप जो जो उन पे लगे होते थे, जैसे महलों वगैरह में क्या बोलते हैं उनको, किले वगैरह पे होते थे ना, फिक्स एंगल पे खड़े रहते थे वैसा। ठीक है, तो जब ये तोप का गोला छोड़ता है तो ये तोप का गोला इस तरीके से फायर करता है। ठीक है, थोड़े हवा की वजह से उसकी जो रेंज है वो, मतलब हवा चलने की वजह से मिनिमम यहां तक,
मैक्सिमम यहां तक जाती है, यानी कि इस रीजन से इस रीजन तक ये तोप का गोला फायर कर सकता है। ठीक है, अब इसकी जो इक्वेशन होती है, ठीक है, वो क्वाड्रेटिक होती है। जैसे कि मैंने, अब ये इक्वेशन कैसे बनी यार, इसके लिए तो मैकेनिक्स जानना है, जो कि 11th में आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ोगे तो आपको ये इक्वेशन बनाना सीख जाओगे। बट मैंने एक इक्वेशन ली कि अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको थ्रो किया जाए, 10 था या 20 था, जो मैंने किया था मुझे याद नहीं, बट वो इक्वेशन मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, वो इक्वेशन है 1000 माइनस 1/20 x²। अब आप देखो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सिचुएशन बड़ी गंभीर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पर एक गांव है। ठीक है, यहां पर मतलब यहां पे तो खाली एरिया है, बट यहां पर एक गांव है। ठीक है, यहां पर एक गांव है, विलेज है। यहां पे हमारा एक खबरी बैठा हुआ है। ठीक है, यहां से दुश्मन सेना चलकर आ रही है। ठीक है, उनको हमें अपनी टेरिटरी में घुसने से रोकना है। ठीक है, अब इसने देखा कि ये यहां से यहां चल के आ रहे हैं। ठीक है, चल के आ रहे हैं, तो इसने क्या किया, यहां पे एक लालटेन जला दी, जिसकी रोशनी उन्होंने यहां पर देखी। बट अब लिमिटेशंस भी सोचा करो, लालटेन वाला काम तो आप सिर्फ रात में कर सकते हो। दिन के लिए शायद उन्होंने कोई सीटी वगैरह रखी हो कि एक सीटी बजा दी, साउंड की स्पीड भी तेज होती है। खैर लाइट की तो बहुत फास्ट है, बट साउंड की भी तेज होती है। ठीक है, और अपने कोड वर्ड्स में मैसेज बना लिए कि इस स्पीड से आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इतनी देर बाद, मान लो 3 सीटी बजाई, तो 3 मिनट के बाद आप फायर कर देना, क्योंकि इस इक्वेशन के बेसिस पर, ठीक है, y ऐसे जा रहा है। ठीक है, जब y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, वो देखो, x की वैल्यू आएगी 1000 मल्टीप्लाई 20 का अंडर रूट, जो कि आया आपके पास √2 मल्टीप्लाई 100। √2 होता है 1.41 समथिंग समथिंग होता है, मान लो 38 है क्योंकि इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई 100 तो हो गया 141.38 मीटर्स, यानी कि ये 140 प्लस मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एवरेज ले लिया, 140 प्लस मीटर की दूरी पर है। तो इसकी सीटी से ये आइडिया लगेगा कि कितनी दूर है, ये किस रफ्तार से आ रहे हैं, अपने कोड में बताएगा, यहां सुनेगा और वो उस टाइम फायर करेगा और इनको यहां पर रोक देगा। चलो इसी को मॉडर्न डेज में ले आते हैं। आर्मी के पास टेंडर है, यहां पर फिक्स्ड आर्टिलरी है, फिक्स्ड टैंक है। ठीक है, उनको थ्रो करना है, और यहां पर एक फिक्स्ड कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक फिक्स कैमरा लगा हुआ है, और यहां पे अब हमारे इस खबरी की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, कैमरा लगा हुआ है जो कि यहां से लेकर यहां तक फोटोज को ले सकता है। ठीक है, फोटोज को ले सकता है। अब हमें यहां पर हर चीज ऑटोमेटिक करनी है। ऑटोमेटिक करने के लिए हम कैमरा को एज अ ट्रिगर यूज करेंगे, हम प्रोग्रामिंग का यूज करेंगे। तो हमने देखा कि कोई यहां पर आ रहा है, एक फोटो ली। ठीक है, हमने इस कैमरा से जब फोटो ली, हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, और यहां पर वो फोटो को तुरंत भेजा गया। ठीक है, चीफ के पास भेजा गया कि चेक कर लो कि भाई ये कौन है। अगर हमारे टेररिस्ट वाले डाटाबेस में से, ठीक है, वो फेस मैच करता है, या दुश्मन सेना के डाटाबेस से, फोटो से, हम लोग फोटोज को डाटाबेस बनाते हैं, उससे मैच करता है, तो यहां पर तुरंत चला जाएगा अलर्ट सिग्नल, अलर्ट चला जाएगा। जो काम हमें करना है, यहां से यहां तक की रेंज हमने दे रखी है कि भाई इतनी दूरी वो तय करे, इतनी देर में ये काम हो जाना चाहिए, टाइम। इसीलिए आपको यहां पर किसका यूज करना होगा, कंप्यूटर्स का यूज करना होगा। खैर चीफ की जगह हम अपने कंप्यूटर के डाटाबेस से ही उसको मैच कर सकते हैं, जिससे इसको अलर्ट चला जाएगा, जो कि ये काम फटाफट करेगा। अभी मैं प्रोसेस सोच रहा हूं। ठीक है, अब जब ये चला जाएगा, तो फिर जब ये यहां पर है, 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 इन 4-5 जगहों पर वो फटाफट फोटोज को लेगा। उन फोटोज में, फोटोज को जब वो सामने रखेंगे, तो वे देखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स, इस वक्त इसका कोऑर्डिनेट ये है। इस फोटो को ग्राफ में ट्रांसफॉर्म कर दे, वर्चुअल ग्राफ बनाओ इस पे। ठीक है, कि भाई ये ग्राफ बना दिया हमने इस तरीके से। ठीक है, इस वक्त यहां पे थे, इस वक्त यहां पे थे, इस वक्त यहां पर है, इस वक्त यहां पर है। ठीक है, हर फोटो में 1 सेकंड का गैप है, और यहां से यहां पे जो गैप है वो 2 मीटर का गैप है। फोटो से ऑलरेडी ये चीज कंप्यूटर में डाल दिया गया कि भाई ये 2 मीटर के गैप पे हमने यहां पे रेफरेंस पॉइंट बना रखे हैं। तो इनकी वेलोसिटी पता चल गई, जो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड। फोटोज के जरिए वेलोसिटी निकाल लिया, और ये काम किसने किया, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर ने। पॉइंट को समझना। ठीक है, अब उसने किया, अब उसके बेसिस पर वेलोसिटी पता चल गई, तो इस पॉइंट पे जब वो हैं, तो इस पॉइंट से शूटिंग रेंज में आने में उनको कितना टाइम लगेगा। बेसिक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या अगर वो एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो 4 पॉइंट पे क्यों लिया था कि अभी 2 है, अगर यहां पे 3 हो गया, यहां पे 4 हो गया, इट मींस वो एक्सीलरेट कर रहे हैं, अपने वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं। और जब ये चल रहे हैं, उस टाइम भी फोटो ले लेके आप उनकी प्रेजेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करते जा रहे हो, और फिर उससे ये आइडिया लग गया किस टाइम में यहां पहुंचेंगे, और यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक आने में गोले को कितना टाइम लगता है, जो टैंक से आपने वो जो चलाया, जो गोला आपने फेंका, उसको आने में कितना टाइम लगता है। तो ये वो टाइम है जितने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंचेगा, और यहां की प्रेजेंट वेलोसिटी से इनको आने में कितना टाइम मिलेगा। इट मींस कि मान लो यहां पे ये वो पोजीशन है जहां से यहां तक आने में जितना टाइम लग रहा है, उतने टाइम में गोला यहां से यहां पहुंचता है। तो जब ये यहां पहुंच जाएंगे, फोटोज तो आप फटाफट ले रहे हो ना, यहां से शेल को लॉन्च कर देगा हमारा कंप्यूटर, और डायरेक्टली वो उनके ऊपर जाके गिरेगा। ऐसे बनेगा एक ऑटोमेटेड सिस्टम, और जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन सब चीजों का यूज हुआ है। अब इसी चीज को हम एक सिचुएशन में, खैर अब इन सब चीजों का यूज नहीं होता है, अब और भी एडवांस चीजें आ चुकी हैं जो पीछा करके हमला करती हैं, लेकिन इससे एक लाइफ का लेसन लो। 2 इंसान है, ठीक है,
दोनों कोडिंग करना जानते हैं, लेकिन एक इंसान ना सोचना भी जानता है, क्योंकि उसने अपनी सारी पढ़ाई ना ऑब्जर्वेशन के जरिए करी है। लेकिन दूसरा इंसान ना ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन से बढ़ा है कि बस याद कर लो कैसे किया जाता है। ठीक है, जो ये इतनी बड़ी चीजें हमने सोची कि कैमरा ऐसे काम करेगा, कैमरे की मदद से, फोटो की मदद से आप डिस्टेंस को, स्पीड को, कोऑर्डिनेट्स को यूज कर पाओगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करी आपने, मैकेनिक्स मोशन का यूज किया आपने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया आपने, ठीक है, कैमरे का यूज किया यानी कि लेंस का यूज किया आपने, ठीक है, टैंक का आपने यहां पर लगा रखा है, और इन सारे सिस्टम को आपने सॉफ्टवेयर के जरिए ऑपरेट कराया। अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। कोडिंग इन दोनों को आती है, लेकिन सोचना इसको आता है। जो इसको सोचना आता है, आर्मी को अगर इन दोनों का इंटरव्यू लेगी और इनको इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मान लो 10 करोड़ रुपए का खर्चा लग रहा है, ठीक है, 10 करोड़ का खर्चा लग रहा है, लेकिन दोनों को पता है, मतलब इसको बनाने में आर्मी ने टेंडर निकाला है कि भाई आप बिड करो, जो सबसे सस्ता होगा हम उसको दे देंगे। तो भाई पर्सन ए गया, इसने 10 करोड़ की बिड कर दी, इसको तो पता ही नहीं है करना क्या है। खैर ये बिड नहीं करेगा, बट हम मान लेते हैं, आने को तो भाई इंटेलिजेंट पीपल ही बिडिंग के लिए आते हैं, ये नहीं आएगा, लेकिन मान लेते हैं कि ये भी गया। तो टेंडर किसको मिलेगा? ऑब्वियसली इसको मिलेगा। ठीक है, पहले तो ये सोचना जानता है, तो ये सही से बजटिंग करेगा, ठीक है, अपनी रिपोर्ट को अच्छे से पब्लिश करेगा। ये चाहे बोल भी देना कि मैं तो 2 करोड़ में कर दूंगा, लेकिन क्योंकि ये सोचना नहीं जानता है, इसने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेकार बनाई होगी, इस पे आर्मी को भरोसा नहीं होगा, प्रोजेक्ट इसी को मिल जाएगा। तो बिडिंग के टाइम पर इंटेलिजेंस का भी ध्यान दिया जाएगा। अब इसके पास 10 करोड़ है और ये जानता है कि इस प्रोजेक्ट को ये 8 करोड़ में कंप्लीट कर लेगा। उस 8 करोड़ के लिए ना ऐसे लोगों को हायर करेगा ये, ठीक है, जो कि एक स्पेसिफिक काम करना जानते हैं, ठीक है, कोड लिखना आता है। अगर आप इनको समझा दोगे करना क्या है, तो ये कोड लिख के आपको दे देंगे, ठीक है। तो भाई इसका कोड बनाने का, ट्रिगर के कोड बनाने के लिए इसके जैसे 10 लोगों को हायर कर लिया। एक ने ट्रिगर करने का कोड लिखा, एक ने लॉन्च करने का कोड लिखा, वैसे ट्रिगर लॉन्च तो एक ही हो गए, एक ने फोटो लेने का कोड लिखा, एक ने फोटो से वेलोसिटी कैसे बनेगा, इस इंटेलिजेंट पीपल ने बता दिया ये फॉर्मूला है, आप कोड कर दो, उसने कोड कर दिया, ठीक है। अब इस इंटेलिजेंट आदमी ने सारे काम अपने इंप्लॉय से करवाए। सोचना इसको आता था, इसने सारे फॉर्मूलाज बना के दे दिए, ये लोग काम कर रहे हैं, 10 करोड़ इसने लिए, 2 करोड़ इसने कमाए, उस 8 करोड़ में इसने सारा खर्चा किया और इनकी सैलरीज भी दी। कौन अपनी लाइफ ज्यादा अच्छी इंजॉय कर रहा है, थिंकर या वर्कर? डिसाइड आप करो, कमेंट में लिख के बताओ। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो थिंकर इज एंजॉयिंग हिज लाइफ और वर्कर इज एंजॉयिंग हिज लाइफ? थिंकर। मेरा आंसर थिंकर है। अब आप क्या जवाब देते हो ये आप मुझे बताना, क्या आप मेरे जवाब से सहमत हो या नहीं हो। आज सोचना सीखना इसलिए जरूरी है ताकि कल आप प्रोजेक्ट्स को उठाओ, ठीक है, सीवी लेके मार्केट में ना घूमो, जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। आज मौका है अपनी लाइफ को एडवेंचरस बनाने का, बड़े प्रोजेक्ट्स में ही मजा है, ठीक है। 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे की जॉब में रिपीट टेलीकास्ट का लाइव एंटीना बन के 40 साल घिसने में मजा नहीं है, ठीक है। और ये बात मतलब आप डिप्लोमेटिक भी नहीं है, ये सच फैक्ट है, आप भी फील करते हो इसे, ठीक है। आपसे भी अगर पूछा जाए कि आज मैं पूछूं आपसे कि आपको एडवेंचरस लाइफ चाहिए या 8 से 6 की जॉब चाहिए, ठीक है, तो दिल से हर कोई चाहता है एडवेंचरस लाइफ चाहिए, जहां पे हम अर्निंग भी बड़ी कर सकें। बट उसके लिए थिंकर बनना पड़ेगा। आप जब बड़ी चीजें सोच पाओगे तभी तो आपको बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। या फिर अगर किसी को ऐसे इंसान की नीड है जिसके पास पैसा है लेकिन थिंकिंग पावर नहीं है, जैसे बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, उनके पास पैसा है, उनको चाहिए ऐसी कंपनीज जो उनके लिए काम कर सके। 800 करोड़ का प्रोजेक्ट, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट्स वो देते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को कौन लेता है? इंटेलिजेंट पीपल। कंपनी में एक टॉप लेवल पे आदमी होता है, वही होता है थिंकर। फिर उससे नीचे वाला उससे लेस थिंकर, उससे लेस थिंकर, उससे लेस थिंकर, और जो ये बेसिक लेवल पे जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां सबसे कम थिंकर होते हैं। वो सिर्फ ऑपरेट करते हैं। दे आर लिविंग लाइक अ रोबोट विद नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब नेचुरल इंटेलिजेंस, दे आर वर्किंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग विद नो रियल इंटेलिजेंस। बस उनको एक स्पेसिफिक स्किल आता है, बस उसी पे काम कर रहे हैं। सोच के देखो, यही है वो लाइफ की इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा। क्वाड्रेटिक का एग्जांपल लिया, ये सिचुएशन मैंने बनाई आप लोगों के लिए। आज के टाइम पे ये सिचुएशन तो बहुत पुरानी हो गई है, बट पुरानी सिचुएशन का यूज करके आज के लिए एक सिचुएशन क्रिएट करी ताकि मैं आपको समझा सकूं कि थिंकर बनके आप क्या कर सकते हो। लेकिन रट रट के आपको ये सब चीजें, आप उस जगह भी नहीं पहुंचोगे, आर्मी के टेंडर के लिए आपको घुसने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है। क्वालिफाइड डिग्री से नहीं होता है, नॉलेजेबल पर्सन से होता है। जो नॉलेजेबल है, पॉइंट, इस बात को हमेशा याद रखना। कई लोग ऐसे भी हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जिनको स्कूलों ने ही अपने अपने से बाहर निकाल दिया। थॉमस अल्वा एडिसन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जिनको लोग अपने यहाँ काम पे नहीं रखना चाहते थे, निकोला टेस्ला। इनको लोगों ने बहिष्कार किया, लेकिन नॉलेजेबल थे इसलिए कामयाब बन गए, ठीक है। वही जहां पर डिग्री होल्डर्स को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं बन पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्री का बहिष्कार करो, राइट वे ऑफ एजुकेशन को एक्सेप्ट करो, ऑब्जर्वर बनो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। डिग्री मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस सच्चाई को समझो। इफ यू आर नॉलेजेबल पर्सन, आप
इतने क्यूरियस हो जाओगे ना कि आपसे रहा ही नहीं जाएगा खाली बैठे बैठे, आप खाली बैठ ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ बनाते रहोगे और एक दिन ऐसा कर गुजरोगे कि दुनिया आपकी दुनिया तो बदलेगी ही, आपकी वजह से पूरी ह्यूमैनिटी की लाइफ बदल जाएगी। जैसे न्यूटन बैठे हुए थे, प्लेग का टाइम चल रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, उस टाइम एप्पल गिरा। खैर हमें पता ही नहीं, उस जमाने में कैमरे नहीं थे, हमें क्या पता एप्पल गिरा, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं बस, ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण की तरफ उनका ध्यान गया। उस समय नाम भी नहीं पता था किसको गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इन गिरती हुई चीजों पर उनका ध्यान गया, उन्होंने सोचा और उनकी सोच की वजह से आज इंसान चांद पर पहुंच पाया है, सैटेलाइट्स लॉन्च कर पा रहा है, उनकी खुद की लाइफ भी बदली और पूरी एंटायर ह्यूमैनिटी ट्रांसफॉर्म हो गई। सोचो उस दिन वो सोचते ही ना, न्यूटन भी एक आम इंसान की तरह जी रहे होते, तो क्या आज हम इस टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया में रह पा रहे होते? नहीं, हम आज भी उसी भेड़ भेड़ बकरियों को चराने वाले इंसान होते। क्योंकि न्यूटन नहीं करते तो कोई और करता, लेकिन मान लो वो दूसरा इंसान 200 साल बाद आता, ठीक है, वो 17वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी है, तो आज हम 200 साल और पीछे होते हैं। और 200 साल पहले इंडिया किस हालात में था? वही गांव वाली जिंदगी जी रहा था, विलेजर्स वाली जिंदगी थी, फार्मिंग ही था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो 200 साल पहले ही शुरू हुआ है, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अभी शुरू हुआ ही नहीं होता, अभी भी हम फार्मर्स, हर कोई फार्मर ही होता। दुनिया बदल जाती है। अगर आप अपने आप को बदल लोगे, सही डायरेक्शन को पकड़ लोगे, तो आप दुनिया बदल सकते हो। आपको सिर्फ अपने आप को कामयाब बनाना है, आपकी कामयाबी से दुनिया की कामयाबी जुड़ी हुई है। तो सोचो ऐसे, अपने आप को सही डायरेक्शन में रखो, हर चीज को ऑब्जर्व करो। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर फिनिश होता है। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कुछ आपको नहीं समझ आता है, प्लीज स्टैंड विद अस एप्लीकेशन पर आओ, मुझे सेंड करो, हम हर चीज के ऊपर ऑब्जर्वेशन वाली चर्चा करेंगे, नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।